कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हर दिन की तरह आज भी मैं कुछ नए और ताज़े करंट अफेयर्स के साथ हाजिर हूँ। तो देर न करके देखेंगे आज का पहला सवाल। विश्व राइनो दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? वर्ल्ड राइनो डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन विच डेट? हमारे ऑप्शंस हैं 24 सितंबर, 22 सितंबर, 23 सितंबर, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है 22 सितंबर। हर साल 22 सितंबर को विश्व स्तर पर विश्व राइनो दिवस मनाया जाता है। यह विशेष दिन राइनो से संबंधित संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, चिड़ियाघरों और इसके सदस्यों को अपने स्वयं के अनूठे तरीकों से राइनो को मनाने का अवसर प्रदान करता है। यह दिन गैंडों की सभी 5 मौजूदा प्रजातियों के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ये 5 प्रजातियां हैं: ब्लैक राइनो, व्हाइट राइनो, ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, सुमेट्रन राइनो, जवान राइनो। विश्व राइनो दिवस का इतिहास क्या है? विश्व राइनो दिवस की घोषणा पहली बार 2010 में विश्व वाणिज्य कोष दक्षिण अफ्रीका या वर्ल्ड लाइफ फंड साउथ अफ्रीका द्वारा की गई थी और इसके बाद से 2011 इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस विश्व स्तर पर कब देखी जाती है? The International Day of Sign Language is observed globally on which date? हमारे ऑप्शंस हैं 24 सितंबर, 22 सितंबर, 23 सितंबर, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है 23 सितंबर। हर साल 23 सितंबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। यह दिन सांकेतिक भाषाओं यानी साइन लैंग्वेज के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सांकेतिक भाषाओं की स्थिति को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा सितंबर के पूरे अंतिम सप्ताह को इंटरनेशनल वीक ऑफ द डेफ यानी अंतर्राष्ट्रीय बधिरता सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2020 के अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा की थीम थी साइन लैंग्वेजेस आर फॉर एवरीवन। आइए अब इस दिवस का इतिहास जानते हैं। 23 सितंबर का चयन वर्ष 1951 में विश्व फेडरेशन ऑफ डेफ की स्थापना की याद में किया गया था, जो बधिर लोगों के 135 राष्ट्रीय संघों का एक संघ है, जो दुनिया भर में लगभग 70 मिलियन बधिर लोगों के मानवाधिकार को बढ़ावा देने का काम करता है। यह दिन समर्थित संगठनों के जन्म का प्रतीक है, जिसमें इसके मुख्य लक्ष्यों में से एक सांकेतिक भाषाओं के संरक्षण और बधिर लोगों के मानवाधिकारों की प्राप्ति के लिए पूर्व आवश्यकता के रूप में बधिर संस्कृति का संरक्षण है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस पहली बार 2018 में अंतर्राष्ट्रीय बधिरता सप्ताह के भाग के रूप में मनाया गया। बधिरों का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह पहली बार सितंबर 1958 में मनाया गया था और तब से यह बधिर एकता के एक वैश्विक आंदोलन के रूप में विकसित हो गया है, जो मूक बधिर लोगों को अपने रोजमर्रा के जीवन में आने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वकालत करता है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेफ के अध्यक्ष हैं जोसेफ जे मुर्मू। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेफ स्थापित हुआ था 23 सितंबर 1951 को रोम, इटली में। अगला सवाल, भारत ने किस देश के साथ पहली बार प्रत्यक्ष कार्गो फेरी की शुरुआत की है? इंडिया लॉन्च्ड फर्स्ट एवर डायरेक्ट कार्गो फेरी विथ विच कंट्री? हमारे ऑप्शंस हैं अमेरिका, भूटान, मालदीव, नेपाल। हमारा आंसर है मालदीव। भारत और मालदीव द्वारा दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 21 सितंबर 2020 को पहली बार सीधी कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई है। मालवाहक नौका सेवा मालदीव के कुल्धुफुसी और माले बंदरगाहों को भारत के तूतीकोरिन और कोचीन बंदरगाहों के साथ जोड़ेगी।
यह पहल लागतों में कटौती करने और दोनों देशों के बीच माल परिवहन में लगने वाले समय को कम करने में मददगार होगी। भारत और मालदीव के बंदरगाहों को जोड़ने के लिए शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी SCI द्वारा संचालित कार्गो फेरी वेसल MCP लिंच का उपयोग किया जाएगा। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के MD और अध्यक्ष हैं श्रीमती HK जोशी। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में और इसकी स्थापना 1950 को हुई थी। अगला सवाल, किस पूर्व कनाडाई PM का निधन हो गया? विच फॉर्मर कनाडियन PM पास्ड अवे? हमारे ऑप्शंस हैं जो क्लार्क, पॉल मार्टिन, स्टीफन हार्पर, जॉन टर्नर। हमारा आंसर है जॉन टर्नर। कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन टर्नर का निधन। उन्होंने 1984 में केवल 79 दिनों के लिए प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था, जो कनाडा के इतिहास में प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे सबसे छोटा कार्यकाल है। उनका जन्म 7 जून 1929 को रिचमंड, इंग्लैंड में हुआ था। जॉन टर्नर ने 1968 से 1972 तक प्रधानमंत्री पियरे ट्रूडो की कैबिनेट में न्याय मंत्री के रूप में सेवा की, जिसके दौरान उन्होंने संघीय अदालत का निर्माण किया तथा 1960 के दशक में समलैंगिकता के अपराधीकरण और अन्य सुधारों में गर्भपात के खिलाफ बचाव किया। उन्हें 1994 में ऑर्डर ऑफ कनाडा दिया गया था। अगला सवाल, HCL और कौन सी कंपनी HCL के एक्टियन प्लेटफॉर्म के लिए साझेदारी का विस्तार करती है? HCL एंड विच कंपनी एक्सपेंड्स पार्टनरशिप फॉर HCL's एक्टियन पोर्टफोलियो? हमारे ऑप्शंस है गूगल लेंस, गूगल क्लाउड, फेसबुक, ट्विटर। हमारा आंसर है गूगल क्लाउड। HCL टेक्नोलॉजीज और गूगल क्लाउड ने HCL के एक्टियन पोर्टफोलियो एक्टियन एवलांच को गूगल क्लाउड पर लाने के लिए अपनी रणनीतिक साझेदारी की विस्तार की घोषणा की है। एक्टियन एवलांच एक हाई परफॉर्मेंस हाइब्रिड क्लाउड डेटा वेयरहाउस है, जिसे एंटरप्राइज के सबसे ज़्यादा डिमांडिंग ऑपरेशनल एनालिटिक्स वर्कलोड को पावर देने के लिए विकसित किया गया है। एक्टियन एवलांच गूगल क्लाउड के एंथोस एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म का लाभ उठाने वाले हाइब्रिड क्लाउड के माध्यम से गूगल क्लाउड पर IBM नेटेजा और ओरेकल एक्साडेटा सहित पुराने डेटा वेयरहाउस को स्थानांतरित करने के लिए एक आसान रास्ता प्रदान करता है। HCL के एक्टियन एवलांच हाइब्रिड क्लाउड डेटा वेयरहाउस को धोखाधड़ी का पता लगाने, रियल टाइम ऑफर और मार्केट बास्केट विश्लेषण सहित विभिन्न प्रकार के उपयोग मामलों के लिए व्यावसायिक जटिलता को प्रबंधित करने के लिए शक्तिशाली अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए 500 फॉर्च्यून ग्राहकों द्वारा तैनात किया गया है। एक्टियन एवलांच को गूगल क्लाउड पर लाने से उद्यम ग्राहकों को प्लेटफॉर्म के स्केलेबल, उच्च प्रदर्शन बुनियादी ढांचे और वैश्विक नेटवर्क का लाभ उठाने में सक्षम बनाएगा। अगला सवाल, बिहार में घर तक फाइबर योजना किसने शुरू की? हु लॉन्च्ड घर तक फाइबर स्कीम इन बिहार? हमारे ऑप्शंस हैं नीतीश कुमार, लालू यादव, नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद। हमारा आंसर है नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 9 राजमार्ग परियोजना और ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाओं का शुभारंभ किया। ऑप्टिकल फाइबर सेवाएं घर तक फाइबर योजना के तहत प्रदान की जा रही है। इन सेवाओं को कॉमन सर्विस सेंटर के संयुक्त प्रयासों के साथ निष्पादित किया जाना है। इस परियोजना को घर तक फाइबर योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को लागू किया जाना है। यह परियोजना राज्य के 45,945 गांव को जोड़ेगी और इस प्रकार डिजिटल क्रांति को बिहार के सबसे दूर के कोने तक पहुंचाएगी।
जानते हैं घर तक फाइबर योजना के बारे में। इस योजना का उद्देश्य गांव और ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए देश के हर जगह में ऑप्टिकल फाइबर सक्षम इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करना है। अपने 74वें स्वतंत्रता दिवस के संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि इस योजना के तहत 2014 के बाद 1.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन मिले हैं। CSC वाईफाई चौपाल ग्रामीण भारत को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की एक पहल है। यह भारत नेट का उपयोग करके डिजिटल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करता है। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, राज्यपाल है फागू चौहान। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं धोत्रे संजय शामराव। अगला सवाल, किस राज्य ने राष्ट्रीय जेनरिक दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली की शुरुआत की है? Which state launched National Generic Document Registration System? हमारे ऑप्शंस हैं जम्मू एंड कश्मीर, छत्तीसगढ़, पंजाब, तमिलनाडु। हमारा आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश के लिए नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम लॉन्च किया। इस सिस्टम को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि NIC द्वारा विभिन्न प्रकारों और विविधताओं को संबोधित करने के लिए विकसित किया गया था, जो राज्यों में स्वरूपों, भाषाओं, प्रक्रियाओं और सूत्रों के आधार पर प्रबल होता है। सॉफ्टवेयर प्रवर्तन एजेंसियों और आम आदमी दोनों के लिए सूचना और डेटा तक कहीं भी पहुंच को सक्षम बनाएगा। यह प्रणाली अब तक 3 राज्यों पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र में अपनाई जा चुकी है। साथ ही 6 और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गोवा, बिहार, मणिपुर, झारखंड और मिजोरम प्रणाली अपनाने की ओर बढ़ रहे हैं। नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम को डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया था। जम्मू और कश्मीर के संविधान के अनुसार धारा 370 के निरस्त होने से पहले कश्मीर से बाहर के नागरिक इस क्षेत्र में जमीन खरीद या बेच नहीं सकते। अब जब इस धारा को समाप्त कर दिया गया है तो कश्मीर के क्षेत्र को नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम के साथ एकीकृत किया जा रहा है। यह राष्ट्रीय एकीकरण और वन नेशन वन सॉफ्टवेयर की ओर एक बड़ा कदम है। अगला सवाल, विभुरंजन चौधरी का निधन, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? विभुरंजन चौधरी पास्ड अवे, वाज रिलेटेड टू विच फील्ड? हमारे ऑप्शन है नृत्य, कवि, चित्रकार, संगीतकार। हमारा आंसर है संगीतकार। असम के जाने माने संगीतकार विभुरंजन चौधरी का निधन हो चुका है। संगीत निर्देशक के रूप में उनकी पहली फिल्म 1987 में सूत्रपात और 2017 में आखिरी फिल्म ए माइतिथि थी। उन्होंने कई दशकों तक अपने करियर में कई टीवी धारावाहिकों, मंच नाटकों और रेडियो प्रस्तुतियों के लिए संगीत भी दिया था। विभुरंजन चौधरी, जिन्होंने गुवाहाटी दूरदर्शन के पहले धारावाहिक जीवोनार बटोट का संगीत तैयार किया, वे असम राज्य फिल्म निगम के अधीक्षक के रूप में सेवानिवृत्त हुए। अगला सवाल, किचन ऑफ ग्रैटिट्यूड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? A book titled Kitchen of Gratitude authored by whom? हमारे ऑप्शंस हैं संजीव कपूर, कुणाल कपूर, हरपल सिंह सोखी, विकास खन्ना। हमारा आंसर है विकास खन्ना। जाने माने शेफ विकास खन्ना ने किचन्स ऑफ ग्रैटिट्यूड टाइटल पुस्तक लिखी है, जिसमें उन्होंने अपने खाने खिलाने की पहल फीड इंडिया के बारे में लिखा है।
फीड इंडिया पहल दुनिया के सबसे बड़े फूड ड्राइव में से एक है, जो भूखे लोगों को भोजन परोसने के एक पहल है। यह पुस्तक 2021 में जारी की जाएगी। साथ ही उन्हें इस पहल के लिए अक्टूबर में 2020 एशिया गेम चेंजर अवार्ड से भी सम्मानित किया जाएगा। अगला सवाल, भारतीय नौसेना किस देश के साथ मार्ग अभ्यास करेगी? इंडियन नेवी कंडक्ट्स पैसेज एक्सरसाइज विथ विच कंट्री? हमारे ऑप्शंस हैं रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी, बांग्लादेश की नौसेना, रॉयल कैनेडियन नेवी, आइवरियन नेवी। हमारा आंसर है रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी। भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नौसेना के बीच पूर्वी हिंद महासागर रीजन में नौसैनिक अभ्यास यानी पैसेज एक्सरसाइज आरंभ हो गया है। इस अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया की ओर से HMAS हॉबर्ट और भारतीय नौसेना की ओर से सह्याद्री और करमोक पोत शामिल होंगे। पैसेज एक्सरसाइज का उद्देश्य अंतर क्षमता को बढ़ाना, तालमेल में सुधार करना और एक दूसरे के सर्वोत्तम प्रयासों को अपनाना है। इस अभ्यास में उन्नत सतह और एंटी एयर एक्सरसाइज भी शामिल होंगे, जिसमें हथियार फायरिंग, स्पिनशिप अभ्यास, नौसैनिक युद्धाभ्यास और क्रॉस डेक ऑपरेशन शामिल है। पैसेज नियमित रूप से मित्र देशों की नौसेना की टुकड़ियों के साथ भारतीय नौसेना द्वारा एक दूसरे के बंदरगाहों पर या समुद्र में किए जाने वाला अभ्यास है। नौसेना स्टाफ के प्रमुख है एडमिरल करमवीर सिंह। अगला सवाल, आरोग्य मंथन 2.0 की दूसरी वर्षगांठ ABPMJY की स्थापना किसने की? Who chaired आरोग्य मंथन 2.0 celebrating the second anniversary of ABPMJY? हमारे ऑप्शंस है रमेश पोखरियाल निशंक, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, डॉक्टर हर्षवर्धन। हमारा आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि ABPMJY की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता की। आयोजन के दौरान उन्होंने PMJAY के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए आयुष्मान भारत PMJAY स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज के विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान किए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ABPMJY संयुक्त प्रमाणन कार्यक्रम को शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम दावा और रोकथाम और धोखाधड़ी और दुरुपयोग का पता लगाने के सटीक और कुशल प्रसंस्करण के लिए चिकित्सा लेखा परीक्षा और स्वास्थ्य बीमा में प्रासंगिक हितधारकों के कौशल और ज्ञान का विकास करेगा। इसके अलावा ABPMJY एंटी फ्रॉड फ्रेमवर्क प्रैक्टिशनर्स गाइड बुक भी जारी की गई, जो राज्यों के लिए एक उपयोगी उपकरणों के रूप में काम करेगी, क्योंकि इसमें मौजूदा भारतीय कानूनों के तहत कार्रवाई, धोखाधड़ी रोधी दिशा निर्देशों, तकनीकों, सलाहकारों के साथ साथ कानूनी परामर्श भी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के CEO हैं डॉक्टर इंदु भूषण। अब झारखंड करंट अफेयर्स। राज्य में झारखंड खाद्य सुरक्षा योजना को कब से लागू किया जाएगा? हमारे ऑप्शंस हैं 25 दिसंबर 2021, 17 अक्टूबर 2020, 19 नवंबर 2020, 15 नवंबर 2020। हमारा आंसर है 19 नवंबर 2020। आज का आखिरी सवाल, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन नियुक्त किए गए हैं, जिन्होंने हाल ही में पदभार संभाला है? हमारे ऑप्शंस है डॉक्टर जितेंद्र यादव, डॉक्टर ओमकार नाथ सिंह, अनुराग शर्मा, डॉक्टर शैलेश कुमार। हमारा आंसर है डॉक्टर ओमकार नाथ सिंह। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग करंट अफेयर्स के साथ। करंट अफेयर्स के PDF फाइल आपको हमारे वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।
बाय बाय एंड टेक केयर।